वेलकम टू आवर चैनल अजनय ब्लॉग्स। आज का हमारा वीडियो बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से संबंधित दूसरा वीडियो है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उसे अवश्य देख लें। आज का टॉपिक जो हमारा है वो बिहार में पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं उसमें नामांकन का जो फॉर्म किस प्रकार भरा जाए जिससे कि उस पर किसी प्रकार की आपत्ति ना हो, उससे संबंधित बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो ये फॉर्म देख रहे हैं ये कुल 8 पृष्ठ में फॉर्म है और इसको ही भरना है। तो कैसे ये सारे पृष्ठ पे सारे पेज भरे जाएंगे मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। सबसे शुरुआत में जो है ये प्रपत्र 6 है, नियम 38 और 39 का, जो अनुसूची 5 पंचायत चुनाव के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले जो है वो जिला का नाम देना है। जिला जो भी हो, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं ये कंपलसरी है। जिला का नाम, सपोज कि मैं दरभंगा से हूँ तो मैं यहाँ दरभंगा दूंगा। तो यहाँ दरभंगा भरेंगे। और आपका जो प्रखंड है, कुछ भी जो भी प्रखंड, जिस प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं उस प्रखंड का नाम इसके आगे करेंगे। तो यहाँ पे है, अब मान लेते हैं कि मैं सदर ब्लॉक से हूँ तो यहाँ सदर ब्लॉक या केवटी या कुछ भी जो भी आपका ब्लॉक हो आप उस ब्लॉक का नाम डालेंगे। इसके बाद अब जो आता है उसके नीचे ये दोनों कंपलसरी है सबके लिए, चाहे आप मुखिया पद के लिए भर रहे हो, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए भर रहे हो, ग्राम कचहरी के लिए भर रहे हो या फिर किसी और पद के लिए भी। तो ये जो ऊपर वाला है दोनों वो आपको कंपलसरी भरना है। उसके बाद जो है उसके नीचे जस्ट नीचे जो है प्रदेश, अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतलब वार्ड मेंबर के लिए भर रहे हैं तो उसमें है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या और कहाँ से। तो आप मान लेते हैं कि आप किस, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप कहाँ से हैं, लेकिन आप जहां से भी हैं तो आपका कोई ना कोई पंचायत होगा। तो इस वाले कॉलम में यहाँ पे आप उस पंचायत का नाम लिखेंगे। पंचायत का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी आपका पंचायत का नाम हो। सपोज कि मैं कुछ और लिख देता हूँ, लदारी। मैंने यहाँ लदारी लिख दिया है तो ये पंचायत का नाम हुआ। और मैं ये जो ग्राम पंचायत का सदस्य है वो वार्ड मेंबर होता है तो किसी वार्ड से लड़ेगा, तो वो किस वार्ड से लड़ना चाह रहा है तो यहाँ पे उस वार्ड का नाम लिखेगा। तो सपोज कि वो 4 नंबर वार्ड से लड़ रहा है तो यहाँ पे 4 ये लिख देगा। और उसको कुछ भी नहीं भरना है इसमें, बस अगर वार्ड सदस्य का फॉर्म भर रहा है आदमी तो यहाँ पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या वो अपना वार्ड का भरेगा और पंचायत का नाम डालेगा। बस इतना भर के वो छोड़ देगा इसको। इसके बाद इसके नीचे चलेंगे हम लोग। तो चलिए ये तो हुआ कि वार्ड सदस्य के लिए, इसी प्रकार सबके लिए है। तो देखते हैं कि आगे भी किसके लिए है। दूसरा नंबर पे जो आता है वो ग्राम कचहरी पंच के लिए है। तीसरे नंबर पे है मुखिया के लिए। मान लेते हैं कि कोई आदमी मुखिया पद के लिए अगर भर रहे हैं तो वो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए भी निर्वाचन क्षेत्र संख्या उनको अपने प्रखंड से मिल जाता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र संख्या से वो बिलोंग करते हैं। सपोज करिए कि केवटी दरभंगा जिला का एक प्रखंड है जिसमें कि पंचायत भी एक केवटी पड़ता है। तो अगर केवटी से कोई आदमी मुखिया पद के लिए प्रत्याशी है तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले वो निर्वाचन क्षेत्र संख्या अपना डालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि केवटी का निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो है वो है 19। तो अगर कोई केवटी से भरते हैं फॉर्म मुखिया पद के लिए तो मुखिया पद के सामने निर्वाचन क्षेत्र संख्या में यहाँ पे डाल देंगे 19 और फिर उसके आगे यहाँ पे पंचायत का नाम डालना है। इस साइड में पंचायत का नाम डालना है। तो यहाँ अगर केवटी के लिए कोई भर रहे हैं तो उसको भरना होगा यहाँ पे केवटी। ठीक है। इसी प्रकार सब में अगर कोई दूसरे पोस्ट के लिए कर रहे हैं, नामांकन करवाना चाह रहे हैं, कचहरी सरपंच के लिए तो वो भी यहाँ पे अलग से भरेंगे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या उनका भी होगा, पंचायत उनका भी होगा। किसी भी पंचायत के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र संख्या से भरना होगा। सेम जिला पार्षद तक के लिए है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसके आगे का हम चलते हैं, आगे बताते हैं। अब
इससे आगे जो है, तो आपको इससे जैसे ही नीचे चलेंगे तो यहाँ पे है कि लिखा हुआ है कि मैं उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपयुक्त पद के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में अपना नाम निर्दिष्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभ्यर्थी वो हुए जो इलेक्शन में नामांकन करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका नाम भरेंगे। सपोज कि यहाँ पे कोई आदमी है, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी आदमी पढ़ सकते हैं। कोई है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है संतोष कुमार, तो हम यहाँ पे उनका नाम डाल देते हैं संतोष कुमार। उसके बाद उस दूसरे नंबर पे उनके पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे उनके पिता का नाम जो भी हो डाल देंगे। उसके बाद डाकघर उसका पोस्टल एड्रेस जो होता है वो डाकघर जहां भी होगा उनका पोस्ट ये इसमें भरेंगे। उसके आगे प्रखंड मान लेते हैं कि मैंने अभी केवटी का जिक्र किया है तो केवटी डाल दिया जाएगा। और आगे में जिला है तो जिला दरभंगा। ऐसे डालना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में कहाँ पे है आपका, तो ग्राम पंचायत में है, आ जाएगा यहाँ पे केवटी। वही सेम जो कि ऊपर में डाला गया था। केवटी निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो मैंने पहले भी बताया है कि केवटी का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19 है। सॉरी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या ये उस अभ्यर्थी से रिलेटेड होगा। तो अब यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र संख्या हम वो नहीं डालेंगे कि किस निर्वाचन क्षेत्र संख्या से वो लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो पड़ेगा वो निर्वाचन क्षेत्र संख्या होगा कि आप उस पंचायत के किस वार्ड में बिलोंग करते हैं। आपका मतदाता सूची जो है वो किस वार्ड में आपका नाम है। तो कोई आदमी जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से संतोष कुमार है और वो यहाँ पे किसी भी मान लेते हैं 16-17 कोई भी हो, तो मान लेते हैं 17 वार्ड में है, तो यहाँ पे हम 17 लिख देते हैं। ये वार्ड का नाम है कि किस वार्ड में वो व्यक्ति जो नामांकन करवाने जा रहे हैं वो किस वार्ड में है और किस वार्ड में उनका घर है, किस वार्ड में वो मतदाता सूची में उनका नाम है। ये वार्ड है। यहाँ पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या का मतलब वो नहीं कि किस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, इसमें आपके वार्ड का नाम होगा, वार्ड का संख्या होगा। उसके आगे उस वार्ड में मतदाता सूची में आपका क्रमांक कितना है जिस पर आपका नाम है। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका हो। मान लेते हैं किसी का नाम होगा 36 पे, किसी का 38 पे, किसी का 148 पे कुछ हो, तो आप उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने संतोष कुमार का भरा है तो इस पे मेरा नाम संतोष कुमार है, जो जिला दरभंगा के रहने वाले हैं। प्रखंड केवटी है, ग्राम पंचायत केवटी है। ये हम सारा कुछ डालते हुए चले जाएंगे। क्षेत्र संख्या का मैंने बताया है कि क्षेत्र संख्या कितना हो गया, तो 17 का है और उसके मतदाता क्रमांक संख्या 36 पे अंकित है। ये सारा हम ऐसे भरते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ है आपको, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं, तो इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हस्ताक्षर, प्रस्तावक का हस्ताक्षर। प्रस्तावक जो है उनका हस्ताक्षर यहाँ पे चाहिए। कोई आदमी प्रस्तावक तो होंगे ही जो उनको नॉमिनेट करवा रहे हो, तो इसमें हम प्रस्तावक का यहाँ पे हस्ताक्षर करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्थान डालेंगे जहाँ पे आप नॉमिनेशन करवा रहे हैं और डेट डालेंगे। उसके बाद छोड़ दिया जाएगा इसको। इस पेज का इतना ही काम है। इस पहले पेज पे बस इतना भरना है और कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा नीचे है, उसमें एक लाइन बचा हुआ है कि मैंने इतना वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तो आप जितने भी वर्ष के हो, 40 वर्ष के हो तो 40 वर्ष डाल दीजिए, 45 के हो 45 डाल दीजिए और ये पेज खत्म हो गया। चलिए तो दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे जैसे ही हम देखेंगे तो पहला कॉलम जो आता है घ का, इसमें जाति से रिलेटेड कॉलम है। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। अगर आपका जो सीट है, जिस सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन में के तहत आता है, तो आपको किस जाति से आप आते हैं और उस जाति से हैं कि नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे
जाति दिखाना होगा और जाति प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ स्थान डालेंगे और डेट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो है हम ये पूरा दूसरा नंबर पेज जो है इसमें कुछ नहीं भरा जाएगा, अभ्यर्थी के द्वारा अब कुछ भी नहीं भरा जाएगा। ये पूरा का पूरा पेज जो है वो निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा, तो हम इसको पूरा का पूरा खाली छोड़ देंगे। तीसरा पेज पे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे शपथ पत्र है अनुसूची 1। ये शपथ पत्र हमको खुद नहीं भरना है, वैसे भी जो आप फॉर्म भरेंगे वो किसी न किसी वकील के द्वारा भरा जाएगा, क्योंकि वो शपथ पत्र वगैरह बनाते हैं। तो शपथ पत्र में जो अनुसूची 1 है ये आपको भरा जाएगा। जब इसके नीचे में देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर आपको नोटरी के जो है इसके द्वारा भरा जाएगा। कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर पब्लिक नोटरी के समक्ष में भरा जाएगा, तो इसको हमको भरना नहीं है। तो ये जो है तीसरा पेज जो है ये हम नहीं भरेंगे, नोटरी के समक्ष या फिर वो आपको कार्यपालक दंडाधिकारी के पास में जाकर के ये बनेगा, तो ये वकील कर देंगे ये काम आपका। उसके बाद चौथा जो पेज है वो अनुसूची 2 है, ये भी शपथ पत्र है और ये भी आपको यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें भी भरा जाएगा कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर नोटरी के समक्ष। तो 2 है और इस तरह का टोटल 3 फॉर्म है जिसमें कि आपको शपथ पत्र लगा हुआ है और तीनों का तीनों आपको नोटरी से या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनवाना होगा। तीसरा शपथ पत्र जो है अनुसूचित 3 का है, इसमें भी आपको ये भी एक शपथ पत्र है जिसमें आपको गवाह का साइन लगता है, पता लगता है, जो 2 गवाह चाहिए और आपको फिर से वही ऊपर का जो आएगा नाम पता किस क्षेत्र के लिए आप भर रहे हैं वो अभ्यर्थी का साइन होगा और स्थान करके आप फिर वही शपथ पत्र बनेगा, जिसमें कि आप यहाँ पे देखिए नीचे फिर से लिखा हुआ है कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर नोटरी पब्लिक या ऑथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लिया जाएगा। तो ये भी सेम है। तो 3 ऐसे फॉर्म है जिसमें कि शपथ पत्र है, 3 शपथ पत्र है जो आपको कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर नोटरी से बनवाना है। तो 3 शपथ पत्र और 2 फॉर्म हमने पहले ही बता दिया है, तो कुल 5 अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद जो आएगा उसके बाद अगला पेज आता है एनेक्चर का। एनेक्चर अनुसूचित 3 है, 3 क। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक भरना जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर इसमें छोटी सी गलती हो जाए तो आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो सकता है। तो इसको जो भरेंगे वो बहुत ही ध्यान से भरेंगे। यहाँ सबसे पहले जो है वो सारी सूचनाएं दी जाएगी जो आपसे मांगा जाए और सही सही तरीके से भरा जाएगा। इसमें यहाँ सबसे पहला जो आएगा, यहाँ पे सबसे पहले जिला भरना है कि किस जिला से आप बिलोंग करते हैं। जो भी व्यक्ति नॉमिनेशन करवा रहे हैं वो अपना जिला भरेंगे। सबसे पहले मैं भर देता हूं कि मैंने क्यूटी का जिक्र किया है तो मैं इसको उसी से रिलेटेड होके बना रहा हूं। तो यहाँ दरभंगा, और यहाँ पे आपको जो भरेंगे इसमें पूछ रहा है कि कहाँ के लिए भर रहे हैं, जिला के किस क्षेत्र के लिए भर रहे हैं। तो मैं यहाँ फिर वही पंचायत का नाम होगा क्यूटी, चलिए क्यूटी हमने भर दिया। ये उसके बाद है कि पूछ रहा है कि किस पद के लिए आप भर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया है कि किसी भी पद के लिए आप जो भरेंगे आप उसके हिसाब से करेंगे। तो मैंने एक फॉर्म जो भरा है वो मुखिया पद के लिए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे टिक ग्राम पंचायत मुखिया का। उसके बाद नीचे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, जो भी नाम आपने रखा है, तो मैंने संतोष जी कुमार का नाम किया था पहले, तो मैं फिर से वही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप नाम लिखना जरूरी नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो नाम लिखेंगे यहाँ पे उनके पिता का, या अगर महिला के नाम से है तो उनके पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो आएगा पहला नंबर जो है ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको भरना ही है और ध्यान से भरना है। इसमें पूछा जा रहा है क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदंड से दंडित किए गए। अर्थदंड का मतलब है कि पैसे से आपको कभी दंडित किया गया है, आप पर कोई जुर्माना किसी न्यायालय द्वारा लगा है कभी,
अगर लगा है तो हाँ भरना होगा, अगर लग गया है आपसे कभी तो वहां हाँ तो भरना ही है, और उसके बाद आपको ये पूरा विवरण भरना पड़ेगा कि कैसे लगा, किस अपराध के लिए लगा, किस तिथि में लगा, किस संख्या में लगा। अगर नहीं लगा है तो आप यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है नहीं। ठीक है, ये इतना करने के बाद आप इसको आगे चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसके आगे आप सब में जो आप नहीं कर रहे हैं और नहीं किए हैं उसमें आप कट का निशान लगा दें, जिससे किसी तरह का संशय ना रहे या फिर बाद में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो हम पे लागू नहीं होगा उसको हम कट का निशान लगा देंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं कि क्या है। एक नंबर हमने बता दिया, दूसरे नंबर पे हम चलते हैं कि क्या है। तो दूसरा नंबर से पहले है जो एक को और भी भागों में बांटा गया है क ख कैटेगरी में। जैसे मैंने बताया है कि अगर आप यहाँ पे भरते हैं कि हाँ मुझे आर्थिक दंड मिला है या कारावास हुआ है कभी, तो आपको वो पूरा दर्शाना होगा कि दंड कहाँ और कैसे दिया गया आपको, किस तिथि में हुआ, कौन से वाद संख्या में है, ये सारा कुछ आपको दर्शाना होगा। किस अपराध के तहत आप गए, ये सारा कुछ दिखाना होगा। अगर नहीं तो यहाँ हम लिख देंगे कि नहीं, यहाँ पे हम दिखा देंगे कि नहीं, हमें किसी तरह का दंड नहीं दिया गया है। तो उसके बाद हम इस सारे कॉलम को काट देंगे कि हमको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम काट देंगे कि आगे कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, आपके फॉर्म के लिए भी, कि आप जो नहीं आप पे लागू होता है उसको काट दें। उसके आगे दूसरा पे हम देखेंगे, ख में जाएंगे, यहाँ भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उपरोक्त दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील, पुनर्विचार, आवेदन दायर किया गया है या नहीं। तो अगर गौर से देखिएगा ये, तो ये पहले नंबर का ही दूसरा भाग है, क और ख में बांटा गया है। तो हमने यहाँ पे अगर पहले लिख दिया है नहीं, तो हमने पहले ही दिखा दिया है कि हम किसी भी चीज के लिए नहीं कभी दंडित हुए हैं, ना कारावास गए हैं, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे या तो लिख देंगे नहीं, या फिर इसको भी हम काट देंगे, या फिर लिख देंगे लागू नहीं। ये भी हम लिख सकते हैं कि ये हम पे लागू नहीं होता है, या फिर हम इसको काट देंगे। तो जो भी जितना भी चीज हम पे लागू नहीं होता है हम उस पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई किसी भी तरह से, मैं ये नहीं कहता हूं कि होता है, लेकिन फिर भी अपने सुरक्षा के लिए आप इसको कट का निशान लगा ही दीजिएगा कि आगे कोई गुंजाइश ना हो किसी तरह की गलती होने की। तो उसके बाद चलते हैं ख में, इसी तरह से जो लागू नहीं होगा वो हम सारा क्रॉस करते चले जाएंगे। ग भी सेम चीज है, यहाँ पूछ रहा है क्या आप किसी न्यायालय के अपराधी, न्यायालय में अपराध में दोष मुक्त या उन्मुक्त किए गए हैं, ऐसा कोई है विवाद रहा हो जिसमें आपको दोष मुक्त करार दे दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर है तो यहाँ पे हाँ देना होगा। फिर अगर हाँ भरते हैं, अगर आप एक बार देखिए कि अगर बात आप यहाँ पे एक बार हाँ भर देते हैं तो इससे रिलेटेड आपको सारा विवरणी फिर से देना होगा नीचे, किस अपराध में आप गए हैं, क्या, ये सारा कुछ आपको भरना होगा। यदि आप कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से नहीं गया हूं कभी, तो आप जैसे ही यहाँ पे नहीं भरेंगे, यहाँ पे अगर आप नहीं करते हैं तो ये किसी पे लागू नहीं होता है कि मैं कहीं नहीं गया हूं, तो ये सारा कुछ हम यहाँ काट देंगे। चलिए आगे अगला पेज पे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर किसी प्रकार का समस्या अगर इसके बाद वीडियो के बाद भी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम हैं। तो आपने देखा कि इस फॉर्म को कैसे हम अब तक भरे हैं, ये एक पेज था एनेक्चर का। अगला है, इसमें भी और मतलब और भी भाग है जो कि भरना है। तो एक पेज हमने दिखाया है आप लोगों को कि कैसे भरना है। अब आगे देखते हैं दूसरे पेज पे कि क्या है। दूसरे पेज पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक यहाँ पे है, पहला मतलब कंडीशन था कि क्या है आपके साथ, उसका अगला है यहाँ पे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि क्या आपके विरुद्ध किसी मामले में संज्ञान लिया गया है, यदि हाँ तो निम्न विवरणी दे। यहाँ ठीक से देखिएगा कि अगर लिखा हुआ है क्या आपके विरुद्ध कभी कोई संज्ञान लिया गया है, अगर लिया गया है हाँ तो विवरणी दे।
तो अगर आपको किसी भी मामले में संज्ञान लिया गया है तो यहाँ हाँ दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नहीं। फिर से वही चीज नहीं, यदि आप नहीं एक लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास विरुद्ध कोई है नहीं, संज्ञान कुछ नहीं है। तो हम करेंगे क्या, फिर से ये सारा कुछ क्रॉस कर देंगे, क्योंकि नहीं है तो कुछ मामला ही नहीं बनता है। तो हम यहाँ सारा कुछ क्रॉस कर देंगे ये इधर। तो अगर यहाँ, और दूसरी बात है कि यहाँ हाँ अगर करते हैं तो हमको वो सारा किस धारा के तहत कौन सा हुआ है, अपराध आपने किया है, ये सारा कुछ दिखाना होगा। न्यायालय कौन से न्यायालय में आपका संज्ञान था, अपराध संख्या कौन सा है, ये सारा कुछ आपको डिटेल देना होगा। लेकिन मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्म भरेंगे आप एनेक्चर का, ये एकदम सही सही भरा जाएगा। आप पे अगर कोई आरोपित है तो उसमें आप हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। वरना आपका जो ये फॉर्म है वो कोई अगर दावा कर देता है कि आपने ये गलत भरा है तो हो सकता है कि आप पर जांच हो जाए और आपका ये जो फॉर्म है वो रद्द हो जाए। तो इससे बचना है तो आप सही सही सारा फॉर्म भरेंगे, जो जैसे भी हो वो सही कुछ भरेंगे आप। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है आपका कि क्या आपके विरुद्ध नामांकन दाखिल करने की तिथि के 6 माह पूर्व वैसे किसी मामले में आरोप लगाया गया है जिसमें 6 माह से अधिक की सजा हुई हो। तो यदि आपको सजा हुई है कहीं भी 6 महीना से अधिक की तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख देंगे। तो अगर हाँ है तो फिर से आपको वो सारा डिटेल देना होगा, नहीं है तो यहाँ नहीं लिखेंगे और फिर से हम सभी जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्रॉस कर देंगे कि ये हम पे लागू नहीं होता है। अपराध संख्या वगैरह जो भी है ये सारा कुछ हम कर देंगे कि हम पे ये लागू नहीं होता है। चलिए इससे आगे देखते हैं। तो 3 नंबर के बाद जो ये सारा कुछ हम इसमें अगर यहाँ नहीं लिख देते हैं, अगर हम यहाँ नहीं लिखते हैं तो इस जो भी है ये सारा कुछ में क्रॉस लगा देंगे हम कि हम पे ये लागू नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस फॉर्म पे वो है ये चौथा नंबर। चौथा नंबर मैं फिर से आपको दिखा दूं कि ये चौथा नंबर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसमें आपको अपनी संपत्ति का विवरण देना है, अपना अपने पति पत्नी जो भी है दोनों के संपत्ति का विवरण देना है और आपके जो आश्रित हैं उनका भी। तो इसमें करना क्या है आपको कि इसमें 2 तरह की संपत्ति है, चल अचल, चल और अचल। तो अचल संपत्ति में आएगा क्या कि अचल संपत्ति होती है जमीन वगैरह से। तो आपके पास कुल कितने जमीन है, यहाँ पे आप जो कुल कितना जमीन है आपका वो आएगा, कुल जमीन जो भी है तो कुल आ जाएगा। इसमें आपका घर भी आ जाएगा और खेत भी आ जाएगा। ये सारा जितना भी आपके पास जमीन है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे जितना भी जमीन हो। मान लेते हैं कि आपके पास 5 कट्ठा जमीन है, एक कट्ठा में घर है और 4 कट्ठा खेत है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 5 कट्ठा। ये आपको दिखाना होगा कि 5 कट्ठा जमीन है और वो जमीन कट्ठा के अलावा भी आपको इसका बाजार का जो मूल्य है वो दिखाना होगा कि 1 कट्ठे का कितना मूल्य है। और आपका मान लेते हैं घर का जमीन जहां पे है वहां पे 2 लाख का कट्ठा हो और खेत का जमीन हो 50,000 का कट्ठा हो, तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को तो 2 लाख और ये 4 कट्ठा का हो जाएगा 2 लाख, तो टोटल हो जाएगा आपका 4 लाख का यहाँ पे हो जाएगा ये जमीन। ये आपको दिखाना होगा यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है जो ये अगर हो जाता है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कुल अचल संपत्ति तो आप दिखा ही देंगे कि कितना है आपके पास, खेत घर सारा कुछ मिला के। दूसरे नंबर पे है कि उसमें से जितना आपने दिखाया है ये यहाँ पे घर और खेत नहीं लिखना है, टोटल कुल लिखना है आपको कि यहाँ कितना है। तो 5 कट्ठा आपने लिख दिया पहले वाले में अचल संपत्ति। तो अब इसमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि उसमें से कृषि की भूमि कितनी है। तो खेत आपके पास 4 कट्ठा है तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि 4 कट्ठा है, जो उसका कितना वैल्यू होगा तो 50,000 के कट्ठा के हिसाब से 2 लाख का आपका ये जमीन है। उसके बाद शहरी भूमि है, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो कितनी भूमि है आपकी शहरी वो दिखाना होगा। गांव में रह रहे हैं अगर ग्रामीण एरिया है तो आप 0 लिख देंगे। उसके आगे भवन का जैसे हमने बताया यहाँ पे घर है तो घर आपका 1 कट्ठा में है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 कट्ठा। और 1 कट्ठा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे मैंने कहा अगर मान लेते हैं कि 2 लाख का है तो यहाँ पे आप 2 लाख लिख देंगे। तो टोटल आपका जो है ये 4 लाख दिख जाएगा यहाँ पे अचल संपत्ति में। उसके बाद का जो है आपको
ये ख, ये तो अचल संपत्ति था क में, और ख में है चल संपत्ति। चल संपत्ति वैसी संपत्ति होती है जिसमें कैश का कारोबार होता है। आपके घर में कितने पैसे हैं, कितने बैंक बैलेंस है, कितना आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, बॉन्ड कितने का खरीदा है, शेयर कितने का खरीदा है आपने, आपके पास कौन सी गाड़ी है तो कितने का गाड़ी है, आभूषण है कौन से और उसकी कीमत कितनी है, ये सारे आकलन करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। घर में अगर आपके पास 50,000 रुपया है, बैंक में 10,000 रुपया है, फिक्स डिपॉजिट अगर आपने किया है तो वो भी जोड़ना होगा। बॉन्ड अगर आपने खरीदा है, शेयर है आपके पास, गाड़ी अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसका वैल्यू कितना लगेगा, आपके घर में आभूषण है, आपकी पत्नी का आपका जो भी आभूषण है उसका कितना वर्तमान में पैसा बनता है, वो सारा आपको यहाँ पे लिखना होगा। सपोज आपके पास ये 2 लाख का हो जाता है तो यहाँ पे आप 2 लाख लिख देंगे, ये आपको लिखना होगा पैसे में। यहाँ पे आपको ये नहीं दर्शाना होगा कि आपके पास कितना कौन चीज है, आपके पास शेयर कितना है, गाड़ी कितने हैं, आभूषण कितने हैं, ये नहीं दिखा के आपको टोटल आपको ये दिखाना होगा कि आपके पास कितने की चल संपत्ति है। ये आप समझ गए होंगे। तो इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो आता है 5वें नंबर पे, ये कह रहा है अपने पति पत्नी आश्रित सहित के दायित्व वित्तीय संस्थाओं के बकाया का पूर्ण विवरण दिया जाए। यहाँ पे कह रहा है कि आप पर जो भी वित्तीय संस्था का है उस पर बकाया है, आप पर क्या मतलब लोन आपने कभी लिया है क्या, यदि लिया है तो आपको बैंक लोन जो होगा, बैंक से लोन लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि बैंक लोन आपने जो लिया है वो कितने का लोन है। ये कॉलम पे आपको यही दिखाया जाएगा कि आपने जो बैंक से लोन लिया है वो कितने का है, और कुछ है नहीं ज्यादा। उसके आगे में 6ठा नंबर पे है आपका शैक्षणिक योग्यता पूछा जा रहा है। आप जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अपना शैक्षणिक योग्यता बताएंगे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र में अभ्यर्थी का यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे तिथि और यहाँ पे स्थान और यहाँ पे तिथि डाल के ये आपका एनेक्चर का जो फॉर्म है ये खत्म हो जाता है। तो हमने अब तक ये पूरा देखा है कि एनेक्चर 2 पेज में था, दोनों को मैंने बारी बारी से बताया है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से समस्या हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अंतिम जो है हमारा इस फॉर्म का वो अंतिम पेज होता है, बायोडाटा है अभ्यर्थी का। जो अभ्यर्थी मतलब जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका ये बायोडाटा है। बायोडाटा तो आप पहले से ही जान रहे होंगे कि उसमें आप अगर अपना बायोडाटा बनाते हैं तो आपसे संबंधित सारी जानकारी होती है। तो यहाँ बायोडाटा में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ जिला का पूछ रहा है, आप जिस जिला से हैं वो जिला लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, आप किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ पे आप उस पद का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आप उस पद का नाम लिख देंगे कि किस पद के लिए लड़ रहे हैं आप। मैंने मुखिया लिखा है क्योंकि मैं मुखिया का ही बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो आप इसमें वो पद लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या का नाम पूछ रहा है, ना कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या का। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, आपके पंचायत को एक नंबर दिया जाता है, वो निर्वाचन क्षेत्र होता है पंचायत निर्वाचन क्षेत्र। तो मैंने क्यूटी का जिक्र किया है, तो क्यूटी का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो 19 है, और ये हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या होता है, मान लेते हैं वार्ड सदस्य लड़ता, तो उनके लिए यहाँ पे वार्ड का जो नंबर है वो लिखा था, लेकिन यहाँ पे मुखिया पद के लिए है तो वो पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या पर आएगा। यहाँ के दूसरा है उसके नीचे की पद का आरक्षण की स्थिति। अगर जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ जिस कैटेगरी मतलब जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं उसको आप देखिएगा तो वो क्या रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आता है, आरक्षित है या फिर जनरल है। या अगर आरक्षित है तो यहाँ पे भी आपको लिखना होगा आरक्षण की स्थिति की, कौन सा आरक्षण है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, हरिजन है, कौन सा है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पे। और इसके आगे आपको फिर अभ्यर्थी का नाम लिखना है। यहाँ पे कौन सा है कैटेगरी, पुरुष है तो पुरुष में, महिला है तो महिला में, जो भी होगा। अगर पुरुष है तो महिला कैटेगरी को काट देंगे, थर्ड जेंडर को भी काट देंगे। आगे यहाँ पे पिता का नाम जो भी हो, अभ्यर्थी का जो कैंडिडेट होंगे उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। पता मतलब यहाँ घर कहाँ पे है, वो प्रखंड कौन सा है, यहाँ पे ग्राम है, ये पता इसको नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे, मतलब ये प्रखंड कौन सा प्रखंड है, गांव कौन सा है, पोस्ट, थाना, ये सारा कुछ लिखेंगे। उसके आगे यहाँ पे 5वें नंबर पे है जन्म तिथि। आपका जो कोई भी पहचान पत्र होगा या आधार कार्ड होगा उससे रिलेटेड
आप जो भी फॉर्म देखेंगे यहाँ पे आप इसमें भर देंगे, उसमें जो जन्म तिथि लिखा होगा वो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक जगह आपको कहीं भी मतलब ये कहा जा सकता है कि गलत है या कुछ भी, तो आपको वो एकदम सही सही भरना है। उसके बाद छठे नंबर पे है शैक्षणिक योग्यता, आप कितने तक पढ़े लिखे हैं ये आपको यहाँ पे भरना है। विवाहित स्थिति, अगर शादीशुदा है तो विवाहित, नहीं तो अविवाहित, ये टिक तो लगाना ही है। यहाँ पे हम अपने सेफ्टी के लिए भर देंगे, अगर विवाहित होंगे जो भी व्यक्ति तो यहाँ पे हम भर देंगे विवाहित, और जो अविवाहित होंगे वो भी लिख देंगे। यहाँ पे टिक लगा के सिर्फ नहीं छोड़ना है, यहाँ भी लिखना है। तो ये भी यहाँ पे तो लिखना ही था क्योंकि कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि विवाहित अविवाहित में टिक लगा के और छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ना नहीं है, आपको लिख देना है कि विवाहित है। कह रहे विवाहित होने की स्थिति में संतान है तो कितना है, पुत्र कितना है, मान लेते हैं किसी के पास 2 है, बेटा 1 बेटी है, तो ये हम भर देंगे। श्रेणी कौन सा आता है, श्रेणी मतलब फिर से वही जाति कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं या ये पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के। कोई अगर मान लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है तो ये सारा जो है इसको काट देंगे और सिर्फ पिछड़ा वर्ग वाला हम रख देंगे, छोड़ देंगे टिक सही लगा के। लेकिन फिर वही गलती नहीं करना है कि सिर्फ टिक लगा के नहीं छोड़ना है, यहाँ पे भी आपको लिख देना है पिछड़ा वर्ग। ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमको लिखना है, इस सब को छोड़ना नहीं है। चलिए आगे 10वें नंबर पे है पेशा, आप कौन सा काम करते हैं वो पेशा आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आप जो अभ्यर्थी हैं जो नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं उनका पेशा क्या है। कोई व्यवसाय करते हैं, कोई कृषि करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड आपको लिखना होगा। आपकी वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ लिखना होगा, और आप जितना आय लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा, साथ में इसके साथ लगाना होगा। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि जितना का आपका आय प्रमाण पत्र हो वही पैसा यहाँ पे भरेंगे आप, उससे ना कम ना ज्यादा भरेंगे। उसके बाद है कि आप किस सेवा में मतलब किस विषय में रुचि रखते हैं, जो भी आपका विषय है उसमें आप कौन से विषय में रुचि रखते हैं। कोई हो सकता है कि कला में, नाटक वगैरह में अच्छा हो, कोई संस्कृतिक अच्छा करता हो, कोई समाज सेवा में हो, तो वो आप लगाएंगे यहाँ पे। टिक लगाने के साथ यहाँ पे सामने लिख देंगे कि हमको इस चीज में रुचि है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे सामने में, यहाँ पे टिक लगाएंगे दूरभाष और मोबाइल में मोबाइल नंबर टिक लगा के, और यहाँ पे सामने में हम मोबाइल नंबर लिख देंगे। 14वें नंबर पे है, कह रहा है कि आप कभी भी क्या इससे पहले जो है पंचायत चुनाव के किसी पद पे रह चुके हैं क्या, यदि हाँ तो इस वाले कॉलम को भरें, नहीं तो इसको नहीं भरेंगे। नहीं भरेंगे मतलब इसको खाली तो नहीं छोड़ना है, तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसको करेंगे क्या हम कि देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम पहले से किसी पद पे रहे हों तो यहाँ लिख देंगे कि हाँ, ये हम इसमें हाँ लिख देंगे, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ हम हाँ लिख देंगे। और उसको आपको दिखाना होगा कि आप जब है निर्वाचित थे तो किस वर्ष में और कौन से पद पे। मान लेते हैं कोई आदमी अभी मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले 2016 का जो चुनाव हुआ था उसमें वार्ड मेंबर रहा हो, तो यहाँ पे उनको दिखाना होगा कि वार्ड मेंबर थे, वार्ड सदस्य थे वो, नहीं तो नहीं। अगर मान लेते हैं कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि आप यहाँ जब पूछा जा रहा है कि आप किसी पद पे लड़े थे तो यहाँ पे आप लिख देंगे नहीं, निर्वाचित हुए थे तो यहाँ लिखेंगे नहीं। और चूंकि आप पहले कभी निर्वाचित ही नहीं हुए थे तो इधर भी कुछ नहीं होगा, तो इस सब को एक साथ घेर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नहीं, कि हमने कभी चुनाव जब लड़ा ही नहीं तो निर्वाचित कैसे हो जाएंगे। तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट है वो अपना साइन करेंगे, और ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में किन्हीं को किसी प्रकार की समस्या हुई हो, मतलब जो बात मेरी समझ में ना आई हो, कुछ ऐसा हो जो आपको मेरे समझाने के बाद भी समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको जवाब दे दूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।